नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, हम कर रहे हैं आरएएस प्रीलिम्स 2023 की प्रिपरेशन। एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक हैं और हम पढ़ रहे थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें हमने 3 इम्पोर्टेंट टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। जिसमें हमने अंतरिक्ष विज्ञान को कंप्लीट कर लिया है, इसके अलावा रक्षा प्रौद्योगिकी और नैनो प्रौद्योगिकी, ये 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा चौथा टॉपिक है जिसका नाम है सूचना प्रौद्योगिकी, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम आईटी के नाम से जानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सूचना प्रौद्योगिकी को यदि आप करने जाओगे तो 10 से 15 घंटे का समय लग सकता है, परंतु हम आरएएस प्रीलिम्स 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और टू द पॉइंट और एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस का जो कंटेंट है वही मैं आपको इसमें कराने वाला हूँ। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सूचना प्रौद्योगिकी क्या होती है। दूसरा हम पढ़ेंगे कि सूचना प्रौद्योगिकी कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, लाइक जैसे कि कंप्यूटर नेटवर्क है, संचार प्रक्रिया कैसे होती है, इसके अलावा कौन कौन से माध्यम हैं, और हम जो कंप्यूटर नेटवर्क है उनको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा जो सूचना प्रौद्योगिकी है उसमें सरकार कैसे जो ई गवर्नेंस है उसको इम्प्लीमेंट करती है, कौन कौन सी ई गवर्नेंस में योजनाएं हैं केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की। तो इतनी सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में, तो बने रहिए अंत तक। शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें हम सूचना प्रौद्योगिकी होती क्या है। देखो, सूचना प्राप्त करना कैसे, ऑनलाइन ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से सूचना प्राप्त करना या सूचना देना, इसी को बोलते हैं सूचना प्रौद्योगिकी। अब देखिए, सूचना लेना या सूचना देना दो तरीके से हो सकती है। एक हो सकता है स्टैटिक और दूसरा होता है डायनेमिक। देखो, मान लीजिए आपने आरएएस का सिलेबस देखने के लिए क्या किया, इंटरनेट ओपन किया, अपने वेब ब्राउजर ओपन किया और आरपीएससी की साइट पे जाके आपने अपना आरएएस प्रीलिम्स का सिलेबस देख लिया। तो ये जो है ये है स्टैटिक। स्टैटिक मतलब है कि जो कंटेंट प्री डिफाइंड है, पहले से जो डिफाइंड है उसको बोलते हैं स्टैटिक। और दूसरा सूचना प्राप्त करने का जो तरीका है वो है डायनेमिक। डायनेमिक में क्या होता है, जैसे मान लीजिए सपोज कि आरएएस प्रीलिम्स का आपका रिजल्ट आता है और यहाँ पे आपको मिलेगा एक सर्च बॉक्स और यहाँ पे आपको सर्च बटन मिलेगा। यहाँ पे अपना रोल नंबर टाइप करोगे, मान लीजिए सपोज कि 1 2 3 है। अब आपने 1 2 3 टाइप किया और सर्च किया, और आप यूजर थे, आपने रिक्वेस्ट भेजी सर्वर के पास, ये मान लीजिए सर्वर है, सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेजी, सर्वर ने क्या किया, सर्वर के पास डेटाबेस है, जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं उन सभी के रोल नंबर यहाँ पे फीड है और उनके मार्क्स भी यहाँ पे फीड है। 1 2 3 आपने भेजा, ये अपने डेटाबेस में सर्च करेगा और डेटाबेस में सर्च करेगा और इस सर्च में इसको मिलेगा 1 2 3 और ये वापस आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा, आपका नाम और आपका जो भी मार्क्स है वो डिस्प्ले करेगा, और यू आर सिलेक्टेड इन आरएएस प्रीलिम्स 2023। एज्यूम कर रहे हैं कि इस प्रकार से होता है। तो इसको बोलते हैं डायनेमिक प्रोसेस, यानी कि आपने जैसा इनपुट दिया वैसा ही इसने क्या दिया, आउटपुट दिया। ठीक है। लेकिन स्टैटिक में क्या होता है, फिक्स रहता है कि आपने आरएएस प्रीलिम्स का सिलेबस देखा, आज देखा, कल देखा, परसों देखा, जब भी देखा आपने, तो वह आरएएस प्रीलिम्स का सिलेबस आपको वैसा ही मिलेगा। तो ये होता है दो प्रकार से सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग, एक होता है स्टैटिक रूप से और दूसरा होता है डायनेमिक रूप से। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो सूचना प्रौद्योगिकी के बाद में हम बात करते हैं कि इसके कौन कौन से कंपोनेंट है, कौन कौन से घटक है। इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क की। देखो, कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब है बहुत सारे ग्रुप्स, कंप्यूटर के ग्रुप्स जुड़े रहना। वो किस तरीके से जुड़े रहते हैं उसी को बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। तो ये कंप्यूटर नेटवर्क 3 तरीके का होता है। एक होता है लैन, जिसको बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। दूसरा होता है मैन, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और तीसरा होता है वैन, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। हम डिटेल से डिस्कस करेंगे इनके बारे में क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसलिए अभी हम केवल इनके नाम देख रहे हैं। सेकंड कंपोनेंट हम बात कर सकते हैं कि संचार प्रक्रिया, यानी कि जो कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है वो कैसे होता है। दो समान या विभिन्न उपकरणों के मध्य डाटा तथा सूचनाओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है, संचार प्रक्रिया कहलाता है, कम्युनिकेशन प्रोसेस कहलाता है। और ये कम्युनिकेशन प्रोसेस कैसे हो सकता है, देखो, संचार प्रक्रिया को पूरा करने के लिए निम्नलिखित माध्यमों की आवश्यकता होती है, जिसमें एक होगा संदेश, प्राप्तकर्ता, प्रेषक, माध्यम और पांचवा है प्रोटोकॉल। ये 5 चीजें कम्युनिकेशन प्रोसेस को पूरा करने के लिए काम में आती। एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं मैं आपको। सपोज कि यह है यूजर, यानी कि आप, और यहाँ पे है सर्वर। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं यह है सर्वर। ठीक है, आपने क्या किया, आपने
सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेजी, वही एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए सर्च बॉक्स है, यहाँ पे सर्च बटन है, आपने अपना रोल नंबर डाला 1 2 3, ये आपका रोल नंबर है, आपने सर्च किया, तो आपने क्या किया, संदेश दिया, किसको, सर्वर को। अब सर्वर के पास क्या है, डेटाबेस है, इस डेटाबेस में 1 2 3 1 2 5 1 2 8 कुछ इस प्रकार से रोल नंबर है जो सेलेक्टेड हुए हैं, ठीक है। इसके पास रिक्वेस्ट भेजी, तो ये डेटाबेस में सर्च करेगा, 1 2 3 को इसने सर्च किया, अब इस 1 2 3 के आगे नाम लिखा होगा, ठीक है, जो भी जिसके भी रोल नंबर है, ठीक है, और उसके मार्क्स लिखे होंगे, तो इसको मिल गया, वो मिलते ही ये क्या करेगा, ये वापस आपको क्या करेगा, आउटपुट देगा। आपने तो दिया इसको इनपुट यानी कि संदेश भेजा, और ये क्या है, आपको आउटपुट देगा, ठीक है। आउटपुट देगा, क्या देगा, कि आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगा कि आपका रोल नंबर ये है, आपका नाम ये है, और आपके इतने मार्क्स हैं, और आप सेलेक्टेड हो, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया संदेश और प्राप्तकर्ता। और प्रेषक क्या हो गया, माध्यम, किसके माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, ठीक है। सॉरी, प्रेषक का मतलब सर्वर है, ठीक है। प्राप्तकर्ता कौन है, यूजर है, ठीक है। और संदेश किसने भेजा, आपने भेजा। माध्यम इंटरनेट हो गया, और प्रोटोकॉल, ये पांचों क्या है, प्रोटोकॉल। देखो आपने कभी यहाँ पे देखा होगा, ये होता है वेबसाइट का यूआरएल, जहाँ पे लिखा हुआ है HTTP फिर कुछ ऐसे और डबल कोलन और www करके वेबसाइट का एड्रेस लिखा रहता है, ठीक है। तो ये जो HTTP होता है, इसको बोलते हैं प्रोटोकॉल, ठीक है। इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि आपने जो सूचना भेजी है उसका प्रोटोकॉल यहाँ पे लिखा रहता है, ठीक है। अब कई जगह तो HTTP लिखा रहता है और दूसरी जगह HTTPS। जहाँ HTTPS लिखा रहता है उसके आगे यहाँ पे एक लॉक का निशान रहता है, ताला रहता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, एस का मतलब होता है सिक्योर, यानी कि आप जो इंफॉर्मेशन सर्वर के पास भेज रहे हो और सर्वर से आपके पास आ रही है, वो इंफॉर्मेशन क्या है, सिक्योर है। लेकिन जो HTTP वाला है वो सिक्योर नहीं है, तो इसी को बोलते हैं प्रोटोकॉल। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि संचार की जो प्रक्रिया है वो 5 कंपोनेंट के माध्यम से होती है, संदेश, प्राप्तकर्ता, प्रेषक, माध्यम और प्रोटोकॉल। आपसे पूछे कि संचार प्रक्रिया में कौन कौन से कंपोनेंट काम में आते हैं, तो ऑप्शन में आपको ये पांचों मिलते हैं, तो ये पांचों ही क्या होंगे, संचार प्रक्रिया के कंपोनेंट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि संचार प्रक्रिया का माध्यम क्या हो सकता है, तो ईमेल हो सकता है, ठीक है, और भी कई हो सकते हैं, लेकिन ईमेल की बात करें तो संचार सेवाओं को आसानी से केवल कुछ ही सेकंडों में भेजा जा सकता है। शुरुआत विश्व में सबसे पहले हॉटमेल नामक कंपनी ने की थी, स्टार मार्क कर लो। आपसे ये पूछा जाए कि जो ईमेल सेवा है वो सबसे पहले किसने शुरू की थी, तो हॉटमेल नाम की एक कंपनी है, उसने शुरू की थी। और हॉटमेल विश्व की सबसे बड़ी ईमेल इंटरनेट कंपनी है, लेकिन अभी हम क्या यूज करते हैं, जीमेल यूज करते हैं, और ये किसकी है, गूगल की है, ठीक है। लेकिन याद रखना है सबसे पहली ईमेल हॉटमेल थी, और हॉटमेल क्या है, विश्व की सबसे बड़ी ईमेल कंपनी है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, संचार कर सकते हैं। इसके अलावा आप देख लो, फेसबुक देख लो, इंस्टाग्राम देख लो, व्हाट्सएप देख लो, ये सब क्या है, कम्युनिकेशन की तो क्या है, मीडियम है जिनके द्वारा हम कम्युनिकेट करते हैं, ऑडियो कॉल के द्वारा, वीडियो कॉल के द्वारा, तो ये सब क्या है, कम्युनिकेशन के मीडियम है। अब हम बात कर रहे थे नेटवर्क की, तो हमने 3 नेटवर्क के बारे में डिस्कशन किया था, लैन, मैन और वैन। थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि लैन क्या है। लैन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क होता है। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि छोटे भौगोलिक क्षेत्र में कंप्यूटर्स का ग्रुप ही क्या कहलाता है, लैन कहलाता है। नेटवर्क का मालिक कौन रहता है, तो वो रहता है प्राइवेट। नेटवर्क को डिजाइन और प्रबंधन करना भी क्या रहता है, आसान रहता है, क्योंकि छोटा है। स्पीड की बात करें तो ज़्यादा आएगा, क्योंकि ट्रैफिक कम रहेगी, नेटवर्क की भी ट्रैफिक कम रहेगी, इसलिए स्पीड ज़्यादा रहेगी। नेटवर्क का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो कॉलेज, स्कूल, अस्पताल। आपने देखी होगी लाइब्रेरी, उस लाइब्रेरी में, कंप्यूटर लाइब्रेरी देखी होगी, उसमें क्या है, बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में लैन के माध्यम से क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, तो इसी को बोलते हैं लैन, ठीक है। इस प्रकार से ये कनेक्टेड रहते हैं। तो यहाँ से आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा कि जो लैन की है स्पीड कैसी रहती है, ज़्यादा, ट्रैफिक कैसा रहता है, कम, मालिक कौन रहता है, प्राइवेट, ठीक है, एक छोटा ग्रुप है, और ये इसका जो मैनेजमेंट और डिजाइन है वो भी क्या है, आसान है। कहाँ यूज किया जाता है, तो स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, ऐसी जगहों पर यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो नेटवर्क है वो है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। बड़े भौगोलिक क्षेत्र में कंप्यूटर्स का ग्रुप क्या कहलाता है, मैन कहलाता है। नेटवर्क का मालिक प्राइवेट और पब्लिक दोनों रहते हैं। नेटवर्क को डिजाइन और प्रबंधन करना थोड़ा कठिन रहता है लैन के कंपैरिजन में।
स्पीड की बात करें तो मध्य में रहती है लैन से, यानी लैन और वैन के बीच में रहती है। नेटवर्क के बीच ट्रैफिक भी ज़्यादा रहता है। नेटवर्क का इस्तेमाल शहर, टाउन, रेलवे स्टेशन ऐसी जगहों पे मैन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है वैन। वैन नेटवर्क बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र में कंप्यूटर का ग्रुप क्या कहलाता है? वैन नेटवर्क कहता है। नेटवर्क का मालिक कौन रहता है? प्राइवेट और पब्लिक। नेटवर्क को डिजाइन और प्रबंधन करना कठिन रहता है। स्पीड की बात करें तो कम होगा क्योंकि दूरी ज़्यादा है, नेटवर्क्स के बीच ट्रैफिक भी ज़्यादा है, इसीलिए स्पीड भी कम। नेटवर्क का इस्तेमाल देशों और महाद्वीपों में किया जाता है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मान लीजिए आपको यहाँ दे दे लैन, मैन और वैन, आपसे पूछे कि स्पीड का क्रम बताइए, तो सबसे ज़्यादा स्पीड लैन में, फिर उससे कम मैन में और सबसे कम वैन में, ठीक है। लेकिन ट्रैफिक में क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, क्योंकि इसमें ट्रैफिक ज़्यादा है इसीलिए स्पीड कम है, इसमें ट्रैफिक फिर उससे कम और सबसे कम ट्रैफिक लैन में होती है, ठीक है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। तो ये कंप्यूटर नेटवर्क थे। अब हम बात करते हैं ई गवर्नेंस मॉडल की, मॉडल्स ऑफ ई गवर्नेंस। सबसे पहले तो ये समझे कि ई गवर्नेंस क्या होता है। यहाँ पे ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक्स और गवर्नेंस का मतलब है शासन, यानी कि जो सरकारें शासन चलाती है वह अपनी सेवाओं और सूचनाओं का आदान प्रदान जो भी नागरिक हैं उनको पहुंचाने के लिए जो मॉडल यूज करती है उसको बोलते हैं ई गवर्नेंस मॉडल या ई गवर्नेंस बोलते हैं उसको, ठीक है। ई गवर्नेंस के माध्यम से सरकारें सरकारी सेवाएं प्रदान करने, सूचनाओं का आदान प्रदान, संचार लेन देन, सरकार से नागरिक, सरकार से व्यवसाय, सरकार से सरकार, सरकार के बीच में विभिन्न स्टैंड अलोन सिस्टम के एकीकरण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग क्या कहलाता है? ई गवर्नेंस कहलाता है। अब ई गवर्नेंस को प्राप्त करने के लिए कई प्रकार के मॉडल्स होते हैं। अलग अलग प्रकार के मॉडल की बात करें तो सबसे पहला जो मॉडल है वह है ब्रॉडकास्टिंग मॉडल। इसमें क्या होता है? नागरिकों में सरकार के द्वारा प्रदत्त सेवाओं के प्रति जागरूकता में वृद्धि के लिए, जैसे आपने नाम सुना होगा जन सूचना पोर्टल। जन सूचना पोर्टल राजस्थान का एक पोर्टल है जिसके माध्यम से सरकार बहुत सारी स्कीम्स और सर्विसेज के बारे में लोगों को जानकारी देती है, लोगों को अवेयर करती है। तो इसको बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग मॉडल, ठीक है। नेक्स्ट मॉडल है कंपैरेटिव एनालिसिस मॉडल। देखो नाम से ही पता लग रहा है कि किसी चीज का कंपैरिजन करना है, तो सरकारी नीतियों व योजनाओं का तुलनात्मक विश्लेषण किया जाता है ताकि सरकार को अपनी योजनाओं के एफिशिएंसी, दक्षता के बारे में पता लग सके। नेक्स्ट है क्रिटिकल फ्लो मॉडल। क्रिटिकल फ्लो मॉडल संवेदनशील महत्व वाली जानकारी का प्रसार लक्षित लोगों तक, आपने नाम सुना होगा पीडीएस का, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसके तहत सरकार क्या करती है? जो लोग गरीब हैं यानी बीपीएल में हैं उनको सस्ते दाम पर अनाज अवेलेबल करवाती है, ठीक है। तो ये क्या है कि उन लोगों तक की पहुंचे, बीच में इनका लीकेज ना हो, उसके लिए सरकारें अपनाती हैं क्रिटिकल फ्लो मॉडल। इसके माध्यम से क्या करती है वो? पीडीएस के द्वारा जो बीपीएल लोग हैं उनको अनाज अवेलेबल करवाती है। इसके बाद में अगला जो मॉडल है वो है ई एडवोकेसी मॉडल। सरकारी नीतियों व कार्यक्रमों के प्रति जनता के दृष्टिकोण को आभासी ऑनलाइन समुदायों के द्वारा प्रकट विचारों व चिंताओं के द्वारा प्रभावित करना। कहने का मतलब है कि कोई मान लीजिए कोई सर्विसेज है, उसमें नागरिक को कोई दिक्कत आ रही है तो वो शिकायत कर सकता है ई एडवोकेसी मॉडल के तहत। नेक्स्ट जो मॉडल है वो है इंटरेक्टिव सर्विस मॉडल। इंटरेक्टिव मॉडल सर्विस मॉडल में क्या होता है? सरकार के द्वारा प्रदत्त विभिन्न सेवाएं नागरिकों को सीधे उपलब्ध हो जाती है। लाइक जैसे ई मित्र के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? पैसे निकलवा सकते हैं, पैसे भेज सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आधार वेरिफिकेशन कर सकते हैं। इसके अलावा जो पीडीएस पंजीकरण है, पेंशन पंजीकरण है, तो ये सारी जो भी सर्विसेज हैं वो ई मित्र के द्वारा कर सकते हैं। एसएसओ सिंगल साइन ऑन पोर्टल, तो इसके द्वारा क्या करते हैं? हम अपने फॉर्म फिल करते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? आरटीआई डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? इंटरेक्टिव सर्विस मॉडल है जहां पे सरकार अपनी बहुत सारी सर्विसेज एक ही जगह पे नागरिकों तक पहुंचाती है। अब बात करते हैं ई गवर्नेंस में अंतरक्रियाओं के प्रकार यानी इंटरेक्शंस के प्रकार, यानी सरकार के कौन कौन से इंटरेक्शंस होते हैं। देखो सबसे पहला इंटरेक्शन होता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, यानी मान लीजिए जैसे राजस्थान सरकार है, केंद्र सरकार है। अब राजस्थान सरकार को केंद्र सरकार को कोई सूचना भेजनी है तो वो किस में आएगा? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट में। और इसके लिए होती है ई ऑफिस ईमेल, ये ऑफिशियल ईमेल होती है गवर्नमेंट के लिए, जिससे
क्या कर सकती है, वो कम्युनिकेशन कर सकती है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। दूसरा इंटरेक्शन होता है गवर्नमेंट टू सिटीजन, यानी सरकार से नागरिकों तक, लाइक जैसे कि ई मित्र, संपर्क पोर्टल, एसएसओ, इसके माध्यम से क्या करती है सरकारें गवर्नमेंट टू सिटीजन के बीच में क्या करती है, इंटरेक्शन करती है। तीसरा इंटरेक्शन है गवर्नमेंट टू बिजनेस। अब सरकार कई प्रकार के, जैसे मान लीजिए सरकार को हाईवे बनवाना है तो वो क्या करती है, टेंडर देती है। तो एक ई टेंडर पोर्टल बना के रखा है जिसके माध्यम से क्या करती है गवर्नमेंट टू बिजनेस, ये मॉडल है जिसके द्वारा सरकार क्या करती है, बिजनेस करती है। इसके अलावा ऑनलाइन जीएसटी है, ये भी किस में आता है, गवर्नमेंट टू बिजनेस इंटरेक्शन में आता है। चौथा है गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, यानी जो सरकारी एम्प्लॉयज होते हैं उनको जैसे सैलरी देना है या पेंशन देना है, उन सब का मैनेजमेंट गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय इंटरेक्शन में आता है। इसके अलावा जैसे साला दर्पण है, एसएसओ है, ये सब किस में आते हैं, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। तो ये 4 प्रकार के इंटरेक्शन होते हैं ई गवर्नेंस में। कौन कौन से, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू बिजनेस और गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। बात करें कि आपसे ये पूछा जाए कि ई गवर्नेंस के लाभ क्या है, तो लाभ में क्या होगा, कार्यों में पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी आएगी, लाइक जैसे कि हम आरटीआई डाल के किसी भी सरकारी विभाग की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सरकार को अधिक जवाबदेह यानी रेस्पॉन्सिबल, जन सूचना पोर्टल, संपर्क पोर्टल के माध्यम से, जन सूचना पोर्टल के माध्यम से हम सरकारी सेवाओं के बारे में, बहुत सारी सर्विसेज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। संपर्क पोर्टल पर हम शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, सरकार क्या होगी, रेस्पॉन्सिबल होगी ज़्यादा। इसके अलावा भ्रष्टाचार में कमी होगी, जैसे कि सरकारें आजकल डीबीटी का प्रयोग करती है, ठीक है, डीबीटी मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, लोगों को डायरेक्टली अपने अकाउंट में पैसे भेज देती है। तो इसमें जो लीकेज की प्रॉब्लम है, जो बिचौलिए हैं उनकी भागीदारी कम हो जाती है, तो भ्रष्टाचार कम होता है। सरकारी खरीद और बिक्री उचित मूल्य पर, जैसे कि ई ट्रेड के माध्यम से सरकार की कार्य प्रणाली में अधिक दक्षता, एफिशिएंसी आती है। सरकारी व्यय में भी कमी आती है, जैसे कि डीबीटी डायरेक्ट पैसे डाल देते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा, जिससे कि नागरिकों से इंटरेक्शन किया जा सके। सरकारी सेवाएं दक्ष और प्रभावी तरीके से नागरिकों के लिए उपलब्ध, किसी भी समय किसी भी स्थान से सरकारी सेवा का लाभ लिया जा सकता है। आयोजन व निर्णय में जनसेवकता, यानी लोगों का पार्टिसिपेशन लोकतंत्र में। इसके अलावा लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त बनाना, ये सब ई गवर्नेंस के क्या है, लाभ है। अब हर चीज़ के लाभ हैं तो क्या है, कुछ चुनौतियां भी हैं। ई गवर्नेंस की चुनौतियां क्या है, सबसे पहले तो प्रारंभिक लागत उच्च, यानी कि जो सिस्टम है उस सिस्टम को बनाने में पैसे बहुत ज़्यादा खर्च करने पड़ते हैं। इसके अलावा हमारा जो डिजिटल ढांचा है वह भी क्या है, कमज़ोर है, ठीक है। बहुत लोगों को डिजिटल जानकारी नहीं है, तो इससे फ्रॉड होने की संभावना बढ़ जाती है। डिजिटल साक्षरता का अभाव है। इसके अलावा प्रशिक्षित और कुशल सरकारी कर्मचारियों का अभाव है। हैकिंग की प्रॉब्लम रहती है। वित्त का अभाव है, ठीक है, लोगों का राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है। स्थानीय भाषा में सूचना में सेवा प्रदायगी भी एक चुनौती है, यानी लोगों को अपनी लोकल लैंग्वेज में सूचना देना भी एक बड़ी चुनौती है। सुरक्षा संबंधी चिंताएं, जैसे कि डेटा चोरी, जैसे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, इसका कहीं डेटा चोरी ना हो जाए, तो इसके लिए क्या है, बड़ी इंजीनियरों की क्या रहती है, टीम बिठा के रखनी पड़ती है। तो ये काफ़ी चुनौतियाँ भी हैं ई गवर्नेंस में। तो ई गवर्नेंस के फायदे काफ़ी हैं यदि हम ये जो चुनौतियाँ हैं इन पे काबू कर पाए। तो ये एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी का एक छोटा सा टॉपिक था जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। जो नेटवर्क है वहाँ से आने की संभावना है। इसके अलावा जो